रति ने गौरी की हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बोली, गौरी, कॉलेज में हुई हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक तूने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। इसलिए मैं खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा करती हूँ। मैं तुझसे ये उम्मीद कर सकती हूँ ना कि तू मेरे जिंदा होने वाली बात गलती से भी किसी के सामने नहीं करेगी। जानती है ना कि अगर शक्ति को पता चला तो वो क्या करेगा। गौरी ने मुस्कुराते हुए रति के गाल को छुआ और बोली, मैं मानती हूँ कि लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं टिकती, पर मैंने अपने अंदर ढेर सारे राज छिपा रखे हैं, इसलिए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं गलती से भी किसी को ये सच नहीं बताऊंगी कि तू जिंदा है, पर तुझे भी ये प्रॉमिस करना होगा, तू जहाँ भी रहेगी, जिस हाल में भी रहेगी, मुझे अपने बारे में बताती रहेगी और जरूरत पड़ने पर मेरी मदद भी लेगी। हमारी दोस्ती के बीच तू ये स्वाभिमान, आत्मसम्मान, मेहरबानी जैसे शब्दों को कभी नहीं आने देगी। और हाँ, जब भी ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला होगा, मुझे अपना ख्याल रखने से नहीं रोकेगी। वादा कर, पक्का वाला वादा। रति मुस्कुराते हुए बोली। गौरी ने उसकी बाह पकड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अब चल कर किसी अच्छी सी जगह समोसे खाते हैं और चाय पीते हैं। तेरे साथ समोसे खाना बहुत मिस किया है मैंने। रति मुस्कुरा दी और कुछ कह पाती उसके पहले ही गौरी उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। इधर शक्ति अपने ऑफिस की बोर्ड मीटिंग में पहुंचा, जहां पहले से ही बोर्ड के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। शक्ति को देखते ही उसके पापा गुस्से में उठकर खड़े हुए। शक्ति, ये मीटिंग क्यों बुलाई है तुमने? अधिराज ने गुस्से में पूछा। शक्ति मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठा और उसने अधिराज की ओर देखकर पूछा, ये सवाल आप बिना गुस्सा किए हुए भी तो कर सकते थे ना पापा। अधिराज फिर से कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी अरुण बोल पड़े, रिलैक्स अधिराज, गुस्सा करने से बेहतर होगा कि पहले ये जान लिया जाए कि शक्ति ने ये मीटिंग आखिर बुलाई क्यों है। बैठ जाओ प्लीज। अधिराज फिर से अपनी चेयर पर बैठ गए। शक्ति के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी चेयर से उठकर बोला, आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिव की मौत के बाद हमारी कंपनी के शेयर मार्केट में तेजी से लुढ़क रहे हैं। इन्वेस्टर हमारी कंपनी में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब हमारी कंपनी पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें ये लगने लगा है कि हम उनका प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका भरोसा शिव के रूप में खत्म हो चुका है। इसलिए अब इस कंपनी को उसके अगले मैनेजिंग डायरेक्टर की सख्त जरूरत है। अगर हमने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जल्द से जल्द इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया और जल्द ही मैनेजिंग डायरेक्टर की खाली कुर्सी पर किसी को नहीं बैठाया, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी पर ताला लग जाएगा। सब लोग शक्ति की बातें सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शक्ति फिर से बोला, चाचा जी इस वक्त इंडिया में नहीं है, पर मेरी उनसे फोन पर बात हुई है। उन्हें भी यही लगता है कि हमें कंपनी की भाग दौड़ अब किसी मजबूत हाथों में सौंप देनी चाहिए। मैंने तो उनसे कहा भी कि उन्हें खुद ही एमडी की कुर्सी संभाल लेनी चाहिए, पर उनका कहना है कि उन्हें इंडिया से बाहर का हमारा बिजनेस संभालने के लिए अक्सर आउट ऑफ इंडिया रहना पड़ता है, इसलिए वो ये जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। इसलिए अब फैसला आप लोगों के हाथों में है कि आप किसे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, पर ये फैसला आपको जल्द लेना होगा, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। 1 महीने बाद सरकार 3 बड़े प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकालने वाली है और हम भी ये टेंडर भरने वाले हैं, पर ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा या नहीं, ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन डिसाइड करेगी, और वो तभी बेहतर होगी जब कंपनी की भागदौड़ किसी सही हाथों में हो। मुझे लगता है कि शक्ति ठीक कह रहा है। अरुण के इतना कहते ही सबने उसकी ओर देखा। अरुण उठकर खड़े हुए और बोले, मैं जानता हूँ कि ये मिस्टर अधिराज कपूर के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त है। अपने जवान बेटे को खो देने का दर्द शायद हम में से कोई नहीं समझ सकता, और खास तौर से तब जब बेटा शिव जैसा होनहार हो। पर किस्मत पर किसका बस चला है। आज का सच यही है कि अब शिव इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए अब इस कंपनी में उसकी जगह हमें किसी को देनी पड़ेगी। यही इस कंपनी के लिए ठीक रहेगा। अरुण की बातें सुनकर बाकी लोग भी एक के बाद एक नए एमडी की सिलेक्शन को लेकर बोलने लगे। वही एक चेयर पर बैठी नेहा शक्ति को देखकर मुस्कुराने लगी। सबकी बातें सुनकर अधिराज ने अपनी आंखें बंद की और फिर खुद को संभाल कर बोले, ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो आज से ठीक 1 हफ्ते बाद बोर्ड की मीटिंग फिर से होगी, पर 1 हफ्ते बाद मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड के सारे सदस्य चाहिए, इंक्लूडिंग ओमी,
क्योंकि वो भी बोर्ड का मेंबर है और उसका वोट इस चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। वो इस कंपनी में 20% का हिस्सेदार है। ये सुनकर सब उनका चेहरा देखने लगे, पर शक्ति ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। तभी अधिराज ने गुस्से में उसे घूरा और वहां से चले गए। बाकी सब भी एक एक करके वहां से जाने लगे, पर नेहा अपनी चेयर पर बैठी शक्ति को ही देख रही थी। सबके जाते ही शक्ति ने वही रखी एक चेयर पर बहुत जोर से लात मारी तो कुर्सी दीवार से जा टकराई। ये देखकर नेहा उठकर उसके पास आई। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसकी ओर बढ़ाकर बोली, पी लो, फिलहाल इसकी जरूरत है तुम्हें। शक्ति ने उसके हाथों से पानी का ग्लास लिया और गुस्से में बहुत जोर से फर्श पर दे मारा। ये देखकर नेहा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखने लगी। शक्ति गुस्से में चीखा, मेरा अपना बाप ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके रहते मैं कभी अपने सपनों की मंजिल नहीं पा सकूंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ओमी मेरा साथ कभी नहीं देगा। उसकी बातें सुनकर नेहा जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देख शक्ति का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में नेहा की बाह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर पूछा, पागल हो गई हो, तुम्हें मेरे सपने मजाक लग रहे हैं। नेहा ने अपनी हंसी रोकी और फिर गुस्से में बोली, मजाक तो तुमने बना रखा है अपने सपनों का शक्ति, इसलिए तो दिमाग चलाना छोड़ दिया है तुमने। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालते। साफ साफ कहो कि तुम क्या कहना चाहती हो। घुमा फिरा कर बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, शक्ति उसे घूरते हुए बोला। तो नेहा तीखे स्वरों में बोली, मैंने तुमसे उस दिन साफ साफ कहा था शक्ति कि अगर तुम इस कंपनी पर अपनी हुकूमत चाहते हो तो तुम्हें अपने घर वालों के दिलों पर हुकूमत करना सीखना होगा। उनके लिए शिव बनना होगा तुम्हें, पर तुम हो कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे रहते हो। अपने गुस्से पर काबू करना सीखो शक्ति, और शिव की तरह राम बन जाओ। अगर तुम राम बन गए तो ओमी अपने आप लक्ष्मण बन जाएगा और तुम्हारी साइड हो जाएगा, और फिर तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी साइड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे एक इंसान और है जो अगर तुम्हारी तरफ हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने से नहीं रोक पाएगी। नेहा की बातें सुनकर शक्ति उसे हैरानी से देखने लगा और उसने पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम? दादी की? तुम्हारी माँ की? नेहा के मुंह से अपनी माँ के बारे में जानकर शक्ति के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी चेयर पर बैठा और उसने अपने दोनों पैरों को टेबल पर रखकर कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है नेहा, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। माँ इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती थी तो वो शिव था। उसके जाने के बाद माँ की हालत देखी है तुमने, होश खो बैठी है वो अपना। मेरा तो वो चेहरा भी नहीं देखना चाहती, नफरत करती है मुझसे। वो मुझे अपनी जिंदगी में, शिव की तो क्या, मेरी अपनी जगह भी नहीं देगी। जरूर देगी शक्ति, क्योंकि वो तुम्हारी सगी माँ है, जन्म दिया है उन्होंने तुम्हें, नेहा बोली। शक्ति ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी नेहा फिर से बोल पड़ी, शिव उनका खून नहीं था शक्ति, वो शिव की सौतेली माँ है, और सौतेली माँ को कैकई बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और फिर तुम्हें तो राम को वनवास पर भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने तो सीधे ऊपर का टिकट कटा लिया है। शिव इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारी माँ उसकी मौत के सदमे में जी रही है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें अपनी माँ के दिल में अपनी जगह बनाने का। जाओ और जाकर अपनी माँ का ख्याल रखना शुरू करो और उनकी जिंदगी में शिव की जगह ले लो। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, जाकर अपने रिश्तों में इस तरह घुल जाओ जैसे चाय में शक्कर घुल जाती है, और फिर शक्कर को पानी से अलग करना मुश्किल हो जाता है। प्लीज समझो मेरी बात को शक्ति, वरना तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगना, कुछ भी नहीं। नेहा की बातें सुनकर शक्ति मन ही मन बोला, शायद नेहा ठीक ही कह रही है, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगर मुझे ओमी का साथ चाहिए तो मुझे पहले अपनी माँ को अपना बनाना होगा। दूसरी ओर गौरी और रति वही नर्मदा नदी के घाट के किनारे बैठी समोसे खा रही थी। तभी रति ने पूछा, गौरी माँ, पापा और रानी कैसे है? सब तेरे और शिव की मौत के सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे जाने के बाद मैंने तेरे घर जाना छोड़ दिया था। रानी से 1-2 बार मुलाकात हुई थी, वो तेरे माँ पापा को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। शायद बहुत जल्द वो तेरी मौत के सदमे से उबर जाए। तभी रति ने उसकी ओर देखकर पूछा, गौरी घर पर सब कैसे है? माँ, दादी, ओमी, टीना,
पापा, सब ठीक है ना? शिव को खोने के बाद कैसे होने चाहिए सब रति। वो घर आज भी तुम दोनों की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकला है। गौरी के इतना कहते ही रति के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट की जगह उदासी ने ले ली। तभी गौरी नदी की ओर देखकर बोली, किरण आंटी अभी भी सदमे में है रति, और ओमी शराब पीने लगा है। टीना भी ठीक नहीं है। दादी और अधिराज अंकल ने उस घर को संभाल रखा है। अगर तेरा विश्वास सच्चा नहीं हुआ और शिव लौट कर नहीं आया तो उस घर को बिखरने से कोई नहीं बचा पाएगा। शिव जरूर आएंगे गौरी, बहुत जल्द आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। रति गौरी की हथेली पर अपना हाथ रखकर बोली। तो गौरी भी मुस्कुरा दी, पर फिर वो उठकर खड़ी हुई और बोली, अगर तू कह रही है तो मैं मान लेती हूँ, पर अब मुझे चलना चाहिए रति। अंधेरा होने से पहले मैं इंदौर पहुंच जाऊं, वही ठीक रहेगा। पापा से झूठ बोलकर अपनी एक दोस्त के साथ यहाँ आई हूँ। उसकी बुआ रहती है यहाँ, वो उसी से मिलने गई है। मुझे उसे भी पिकअप करना है। मैं जाऊं? रति ने उदास मन के साथ आहिस्ता से अपना सिर हाँ में हिला दिया। दोनों गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। गाड़ी के पास आते ही गौरी ने फिर से रति को अपने गले से लगाया और बोली, अपना और इस नन्हे मेहमान का ख्याल रखना रति, और इतनी सी भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। मैं तेरी मदद के लिए दौड़ी चली आऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि हर संडे किसी बहाने से तुझसे मिलने आ सकूं। तू भी अपना ख्याल रखना गौरी, और मुझे वहां का हाल बताती रहना। रति इतना कहकर रोते हुए गौरी से लिपट गई। गौरी की भी आंखें भर आई। उसने रति के आंसू पोंछे और बोली, रति मैं अभी भी कह रही हूँ तुझसे, प्लीज मेरे साथ इंदौर चल। अगर शक्ति की वजह से तू शिव के घर में नहीं रह सकती है तो अपने पापा के घर चल, और अगर वहां भी नहीं रहना चाहती है तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे और तेरे बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आने दूंगी। रति ने खुद को संभाला और गौरी की दोनों हथेलियां पकड़कर बोली, मैं नहीं आ सकती गौरी, क्योंकि अगर मैं तेरे साथ इंदौर गई तो दादी मुझे अपने साथ घर ले जाए बिना नहीं मानेगी, और उस घर में ना मैं सुरक्षित हूँ और ना मेरा बच्चा। इसलिए मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। ठीक है, अब मैं तुझे इंदौर चलने के लिए फोर्स नहीं करूंगी, पर प्लीज मेरी माँ, अगर इतनी सी भी तकलीफ हो तुझे तो मुझे तुरंत फोन करना, और मेरी मदद मांगने से बिल्कुल मत झिझकना, और हमेशा की तरह हमारी दोस्ती के बीच प्लीज अपने आत्मसम्मान को मत लाना, समझी? गौरी बच्चों की तरह बोली। रति रोते रोते हंस दी। गौरी ने फिर से रति को अपने गले से लगाया और बोली, अब मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है। रति ने फिर से उदास होकर उसकी ओर देखा। गौरी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करके बोली, अगर मैं यहाँ और रुकी तो नर्मदा मैया के साथ रति नाम की भी नदी ओंकारेश्वर में बहना शुरू हो जाएगी। बाय। रति मुस्कुरा दी। गौरी ने भी मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर ली और वहां से चली गई। उसके जाते ही रति पलटी और आहिस्ता आहिस्ता फिर से घाट की ओर बढ़ने लगी। वो फिर से आकर घाट की सीढ़ियों पर बैठी और नदी में बहते पानी की ओर देखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका एक आंसू नर्मदा नदी में जा टपका। तभी हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़े शिव को वो सब कुछ याद आने लगा जो उसके साथ हुआ था। उसने खुद को पहाड़ी से नदी में गिरते देखा और रति की चीख सुनी। रति! शिव चीखते हुए बेड से उठ बैठा। उसके पुकारते ही रति के कानों में हवा के झोंके के साथ शिव की आवाज भी गूंज उठी। शिव! वो उसका नाम लेकर घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसने चारों ओर घूमकर देखा पर उसे शिव कहीं नजर नहीं आया। वो मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे शिव ने मुझे पुकारा। इधर हॉस्पिटल में शिव की चीख सुनकर डॉक्टर और नर्सेस दौड़ते हुए वहां आ गए। उन्हें देखते ही शिव ने बेड से उठने की कोशिश की और पूछा, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरी पत्नी कहाँ है? मेरा परिवार कहाँ है? देखिए, आप लेटे रहिए, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। अभी अभी आप कोमा से बाहर आए हैं, खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर उसे पकड़ते हुए बोले तो शिव उन्हें हैरानी से देखने लगा। वो कोमा में था, ये बात जानकर उसके जैसे होश ही उड़ गए। उसने फिर से अपने आसपास देखा तो उसे ना ही रति अपने आसपास नजर आई और ना ही उसकी माँ। उसे घबराहट होने लगी। उसने हिम्मत करके डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, मेरा परिवार कहाँ है डॉक्टर? हम नहीं जानते। डॉक्टर के इतना कहते ही उसे ऐसा लगा जैसे ना उसके सिर पर आसमान रहा और ना ही पैरों तले जमीन। लेखिका कविता वर्मा।